bang, bang. SST क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी में से चैप्टर का नेम है एग्रीकल्चर। स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिया में जो 2/3 पीपल है ना, मतलब कि लगभग ये आप मान के चलो 70% के आसपास जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके बिना एग्रीकल्चर से हमें ईटेबल प्रोडक्ट मिलते हैं, नॉन ईटेबल प्रोडक्ट मिलते हैं, और हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी हमें इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से ही मिलता है। इसीलिए एग्रीकल्चर थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हम आगे देखेंगे कि हमारे इंडिया में टाइप्स ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना, किन तरीक़ों से जो है फार्मिंग की जाती है। वेरी फर्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग ऐसी होती है जो सेल्फ कंजप्शन मोटिव के लिए होती है। इस फार्मिंग को करने का मेन मोटिव पैसे कमाना या अर्निंग करना नहीं होता, लेकिन सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है स्मॉल पोर्शन में। ठीक है, चलिए उसको बेसिकली समझते हैं। नो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होगा कि एग्रीकल्चर ऑन अ स्मॉल लैंड, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल हिस्से में की जाती है। प्रिमिटिव टोल मतलब जो पुराने हथियार वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अपने हमारे पास डो हो, डिगिंग स्टिक्स वगैरह ये हो गए। ठीक है, ये कही वगैरह हो जाते हैं ना, दाती वगैरह जिसको हम बोलते हैं, सब्बल वगैरह। फिर आगे हमारे पास आते हैं डिपेंड ऑन मानसून फर्टिलिटी इन्वायरमेंट कंडीशन। ये डिपेंड करते हैं मानसून के ऊपर, ज़मीन की फर्टिलिटी के ऊपर और इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें गुड होंगी तो अनाज भी गुड होगा, फसल गुड होगी। अगर ये बैड है तो हमारी जो अनफॉर्चुनेटली फसल है वो भी बैड होगी। ठीक है, और ये सेल्फ कंजप्शन मोटिव के लिए की जाती है, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं होती, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती कि फसल अच्छी आएगी ख़राब आएगी, तो 50-50 रहता है। ठीक है ना, इसीलिए सेल्फ कंजप्शन के लिए इसको किया जाता है। इसके बिना हमारे पास फिर और ऐसी फार्मिंग को हम लोग कल्टीवेट करते हैं, दूसरी ज़मीन पे जाते हैं, वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, फिर आगे वाली ज़मीन पे जाते हैं। तो ये प्रोसेस कल्टीवेट शिफ्ट रिपीट चलता रहता है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है वो थोड़ा बड़े एरिया के ऊपर मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे खेती की जाती है, वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। और ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा लोगों के लिए फार्मिंग होती है तो ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, इसीलिए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन पावर इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, ज़मीन की फर्टिलिटी को गेन करते हैं। केमिकल क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं मतलब कि प्लांट्स की हेल्थ को ग्रो करने में। और जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं वो उनको कीड़ों मकोड़ों से या बीमारियों से बचा के रखते हैं। इसी के साथ या नेक्स्ट कैटेगरी है, इसी के साथ वो अटैच है, दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसके साथ इसमें क्या करते हैं, ज़मीन के एक बहुत छोटे हिस्से को पहले क्लियर किया जाता है। ठीक है, साफ़ किया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद उसको कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट करने के बाद जब उस ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर ये नई ज़मीन के पास जाते हैं। वहाँ पे सेम प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्लियर किया जाता है, आग लगाई जाती है, कल्टीवेट किया जाता है। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है फिर नेक्स्ट ज़मीन के, मतलब ये भी इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं, कल्टीवेट शिफ्ट रिपीट वगैरह कंटिन्यू रहता है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है कमर्शियल फार्मिंग। ये आजकल हो रही है और ये सबसे अच्छी फार्मिंग है। ये लार्ज एरिया में की जाती है, मतलब कि ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से में की जाती है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए की जाती है। ठीक है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और इसमें HYV हाई जाइल्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो प्रोडक्शन को ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बीज थोड़े से कॉस्टली होते हैं। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को यूज़ किया जाता है। और गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह, मोटर वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह अच्छे से लगाए जाते हैं ताकि पानी की कमी ना रहे। इसकी एग्जांपल है जैसे पंजाब और हरियाणा में राइस की प्रोडक्शन की जाती है। नो लास्ट कैटेगरी हमारे पास प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है, मतलब एक सिंगल ही क्रॉप रखनी है, उसको बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जाएगा। इसकी एग्जांपल है टी, जैसे असम में, कॉटन कर्नाटका में, शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री के लिए इसकी प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सीज़न में किसी भी फसल की प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये डेफिनेटली सीजनल होती हैं, पर्टिकुलर सीज़न में ही इनको उगाने का, काटने का काम किया जाता है। अब जो इनकी कैटेगरी डिवाइडेड है, वेरी फर्स्ट दैट इज़ राबी। राबी हम पंजाबी हिंदी में बोल देते हैं, जो हाड़ी की फसलें वगैरह होती हैं। ठीक है, इनका जो नेट सोन एरी टाइम पीरियड हमारे पास होता है दैट इज़ अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्टेड का टाइम मतलब कि इनको काटने का टाइम होता है अप्रैल टू जून में। इनमें इस सीज़न में कौन कौन सी फसलें आती हैं,
वीट होगी जिसको हम कनक बोल देते हैं, बरले वगैरह हमारे पास आ जाएगा, जिस जो बोल देते हैं। पीस में मटर आते हैं, ग्राम, मस्टर्ड वगैरह जिसको हम सरसों वगैरह बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आती है खरीफ की फसलें। जो खरीफ का जो साउंड टाइम पीरियड होता है दैट इज़ मई टू जुलाई। हार्वेस्टेड टाइम होता है सितंबर टू अक्टूबर। इसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं पैडी की। पैडी को हम बोलते हैं चोना, ठीक है। और ये मेज़ कॉर्न वगैरह बोल देते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट जॉवर आता है, मजाज आता है, जो मूंग की दाल आती है, वो चीज़ें इन सीज़न में आ जाती हैं। नाउ लास्ट कैटेगरी हमारे पास है जैद। अब क्या होता है, मतलब कि जो इन दोनों के बीच में ना, रबी और खरीफ के बीच में जो समर सीज़न आता है उसको हम लोग जैद बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बरसाती दिनों में, ठीक है। इनमें वाटरमेलन की, ककम्बर वगैरह की जो है प्रोडक्शन वगैरह वो की जाती है। लेकिन इन फसलों में से ना यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जो शुगर केन है ये ऑलमोस्ट 1 ईयर ले लेता है ग्रो करने में, मतलब कि पूरा साल ग्रोइंग में निकल जाता है इसका, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ पैडी, पैडी के फर्दर 3 कैटेगरी होती हैं, ओस, अमन, बोरो, ठीक है। ये बेसिकली इनके प्रोडक्शन की जाती है पैडी की आसाम में, उड़ीसा में या फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हो रहा है मेजर क्रॉप्स, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मेजर क्रॉप सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग है या फिर जो सबसे ज़्यादा कॉमन और पाई जाती है हर एक देश में, लगभग इंडिया में भी। वेरी फर्स्ट इज क्या, राइस। राइस को प्रोड्यूस करने में जो फर्स्ट रैंक है दैट इज़ चाइना। सेकंड पे हमारा इंडिया आता है। और ये खरीफ क्रॉप है। इसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए होता है। हाई ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है। रेनफॉल के लिए इसको 100 सेंटीमीटर प्लस से रेनिंग चाहिए होती है, या फिर अगर बारिश नहीं हो रही तो गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये कौन कौन सी स्टेट्स में इसकी प्रोडक्शन होती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। देखो जहाँ पे पंजाब आएगा वहाँ पे हरियाणा आएगा। वैसे भी ये पहले दोनों सेम ही होते थे, कुछ टाइम बाद इनको सेपरेट किया गया था, ठीक है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आते हैं वीट की। जो वीट हमारे पास है ये राबी क्रॉप है और इसको रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए होता है। वो नहीं रहेगा तो सेम बात है कि गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाए तो बेटर है। और ये सेकंड मोस्ट, मतलब कि जो खाने वाली फसलें होती है ना उनमें से आती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। इसका जो ग्रोइंग टाइम होता है दैट इज़ जो कोल्ड सीजन होता है, यहाँ पे कोल्ड आना था, सॉरी। और जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है दैट इज़ ब्राइट सनलाइट, जैसे अप्रैल के स्टार्टिंग में है ना, तब इनको जो है वो हार्वेस्ट वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो क्रॉप है दैट इज़ मिलेट्स। इसमें जवार, बाजरा, रागी वगैरह आते हैं। ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा। ये मोस्ट एरिया में इनकी प्रोडक्शन की जाती है। इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश स्टेट्स में इसकी प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी इसी के साथ जो मिलेट्स के अंडर आते हैं दैट इज़ बाजरा। बाजरा जो है ये सैंडी सॉइल मतलब कि जो रेतली मिट्टी वगैरह होती है प्लस ब्लैक सॉइल में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। ये राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी में अच्छी प्रोडक्शन इसकी हो जाती है। इसके अंडर जो हमारे पास मिलेट्स के अंडर थर्ड कैटेगरी दैट इज़ रागी, ठीक है। रागी है ये ड्राई रीजन में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। इसको रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल चाहिए होती है। इसमें आयरन होता है, कैल्शियम लफेज वगैरह होती है। कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम स्टेट्स में इसकी जो प्रोडक्शन वो है वो की जाती है। फोर्थ क्रॉप दैट इज़ मेजाज। इसमें क्या आता है हमारे पास, ये फूड प्लस फूडर खरीफ क्रॉप होती है। इसको टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसके लिए जो सूटेबल होती है दैट इज़ ओल्ड एलोविल सॉइल। HV सीड्स इसके लिए काफ़ी सूटेबल रहते हैं। और ये प्रॉपर इरिगेशन इसको चाहिए होती है, प्रॉपर फर्टिलाइजर भी इसको चाहिए होते हैं। कर्नाटका, यूपी, बिहार, MP में इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे की जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी है पल्सेस की। देखो पल्स हम बोलते हैं दाल वगैरह को। इंडिया जो पल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज कंज्यूमर भी है, बनाता भी खुद ही है और खाता भी खुद ही है, ठीक है। इसमें जो पल्स वगैरह होती है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन वगैरह होते हैं। और इसमें कुछ मैंने पल्सेस के नेम लिखे हैं जैसे कि मूंग, उड़द, मसूर, अरहर। और ये जो सर्कल में जो मैंने 3 दालों की नेम लिखे हैं, पल्सेस के नेम लिखे हैं, ये ना इनमें मतलब कि एबिलिटी होती है अपने फर्टिलिटी सॉइल को इंक्रीज़ कर देते हैं, खुद से इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अरहर में ये फीचर नहीं होता। और ये रोटेशन वाइज मतलब कि इनकी अगर प्रोडक्शन हम करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। MP, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका में इसकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से और बड़े लेवल पे की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास शुगर केन है। शुगर केन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एक नोट में कि ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। रेनफॉल या फिर गुड इरिगेशन
75 टू 100 सेंटीमीटर इसको चाहिए होती है। ब्राज़ील इसका फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोड्यूसर के मामले में, और इंडिया का रैंक दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर ले लेता है टू ग्रो और हार्वेस्ट करने में, 1 साल के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करनी शुरू होती है। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मतलब कि इसमें शुगरकेन की प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़े लेवल पे स्केल पे की जाती है। इसके बाद हमारे पास आएंगे, नेक्स्ट आगे हैं ऑयल सीड्स, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ऑयल सीड मतलब कि ऐसे सीड्स जिनमें से जिनको हम मतलब कि पीस के उनमें से तेल निकालते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट आते हैं, मस्टर्ड कोकोनट वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये तिल, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स वगैरह हो गए या सनफ्लावर सीड्स वगैरह हो गए, और ये कुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड नट है वो खरीफ क्रॉप है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका ग्राउंड नट का गुजरात। जो ऑयल सीड है हमारा, ये सोप और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कंजप्शन की जाती है, ठीक है। जो लाइन सीड, मस्टर्ड हमारे पास सीड्स वगैरह हैं, ये राबी क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट है टी। टी तो हम लोग सभी सुबह उठ के पीते हैं, तो सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो जो टी है इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया में, ठीक है। इसके लिए जो सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए प्लस ह्यूमस वाली होनी चाहिए, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया में इसी की प्रोडक्शन की जाती है, जैसे कि असम में हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। और इसीलिए इसको लेबर इंटेंसिव बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रोडक्शन करनी होती है। स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला, असम, दार्जिलिंग वगैरह, ठीक है। चाइना, जो टी की प्रोडक्शन करने के मामले में चाइना फिर से फर्स्ट आ गया और इंडिया सेकंड है। इसके बाद हमारे पास था कॉफ़ी, जो चाय का मतलब रिश्तेदार ये मिलता जुलता है, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में यमन लोगों ने, और ये कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी की प्रोडक्शन की जाती है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम क्या देखते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, नट्स वगैरह की प्रोडक्शन की जाती है। इनसे रिलेटेड वैसे कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो नहीं है, आप फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। ऑरेंज नागपुर, बनाना केरला, लीची यूपी एंड बिहार, ठीक है। पाइनएप्पल जो हमारा मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, जो एप्पल है हमारे वो कश्मीर से। और वेजिटेबल के मामले में जो हमारा इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का 13% वेजिटेबल इंडिया में प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसमें कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, अनियन, टमाटो, पोटैटो वगैरह ये चीज़ें आती हैं। अब बहुत हो गई फूड क्रॉप्स, अब हम आएंगे नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है, जो फसलें हमारे खाने के काम नहीं आती, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। सबसे पहले है रबर। रबर, ठीक है, जहाँ पर रेन फॉलिंग ज़्यादा अच्छी होती हो और 200 सेंटीमीटर प्लस से ज़्यादा होती हो, वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन की जाती है। इसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए होता है, और इसको मॉइस्चर एरिया और ह्यूमिडिटी वाला एरिया चाहिए होता है। और ये इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल बना के देती है। इससे टायर, फुटवियर, रबड़, इरेजर वगैरह बनाया जाता है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है रबड़ की, इसके बिना तमिलनाडु और केरला में भी इसकी प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आती हैं जो फाइबर क्रॉप्स हैं, इसके अंडर आते हैं कॉटन, जूट, हेम्प वगैरह है। ये मतलब कि फसल ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग इन सॉइल, ये सॉइल के अंदर इनकी प्रोडक्शन की जाती है। लेकिन जो टाइप्स ऑफ फाइबर क्रॉप्स हैं, इसमें जो सिल्क वगैरह आता है, इसको कौन बनाता है, सिल्क वॉर्म बनाता है, ठीक है। जब सिल्क वॉर्म सिल्क बनाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है, सेरिकल्चर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि कॉन्सेप्ट है, कभी अगर आपको टाइम मिलेगा यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च जरूर करना कि कैसे उसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है जो नॉन फूड क्रॉप है, दैट इज़ कॉटन। ये ब्लैक सोइल में इसकी प्रोडक्शन की जाती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ये खारिफ क्रॉप है। रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्वांटिटी पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके देती है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, पंजाब, हरियाणा, यूपी में इसकी प्रोडक्शन बड़े स्केल पे की जाती है। हाँ जी, फोर्थ कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है जूट की, ठीक है। इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, और ये वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। जो जूट वगैरह है वो प्रोड्यूस करके देता है हमें बैग्स को, रोप वगैरह को। ये हाई टेम्परेचर में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। वेस्ट बंगाल में सब हुगली रिवर के पास इसकी प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। इसके बिना बिहार, असम, उड़ीसा, यहाँ से रिवर वगैरह भी इजीली इनको मिल जाती है, ठीक है। और इसके बिना जो हमारा जो जूट प्रोडक्शन है ना, जूट में थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट क्या आ रहा है कि जो अभी आजकल सिंथेटिक फाइबर या फिर आर्टिफिशियल जो फाइबर आ रहा है मार्केट में वो सस्ता है, जूट वाला थोड़ा महंगा कॉस्टली है, इसीलिए जूट की डिमांड आजकल
कम होने लगी है, इसको रिप्लेस कर दिया सिंथेटिक फाइबर ने। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया है जो ऑलमोस्ट लास्ट और सेकेंड लास्ट टॉपिक है, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। हमारी एग्रीकल्चर में कौन कौन से टेक्निकल रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिफॉर्म किए गए हैं, और एग्रीकल्चर और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब होता है जो उसमें जो पॉलिसीज़ में हमने चेंज किया है। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया था, दैट वाज लैंड रिफॉर्म। इसमें क्या किया गया था, जो ज़मींदार वगैरह उनको एलिमिनेट करना था, और लैंड इक्वालिटी। मैं आपको बेसिकली समझा दूं, गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था जिसमें बोला गया था कि हर एक बंदे के पास जो लैंड सीलिंग की लिमिट लगा दी थी कि कोई भी बंदा अपने पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रखेगा, उसके ऊपर वाली जो ज़मीन है वो सरकार को सेल करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट वो जो ज़मीन है वो गरीब लोगों में बांटेगा। लेकिन ये जो लॉ था ना, ये फेल हो गया क्योंकि हमारे लोगों में बहुत सारी कमियां थी। फिर 1960 टू 1970 जब ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, तब क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म हुआ HYV सीड्स की वजह से। वाइट रेवोल्यूशन को लाया गया, इसकी वजह से जो डायरी प्रोडक्ट है इनकी प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज़ होनी शुरू होगी। फिर हमारी गवर्नमेंट ने KCC मिंटू से किसान क्रेडिट्स कार्ड को भी लॉन्च किया। इसके हिसाब से क्या होता था कि अगर किसी भी फार्मर को लोन चाहिए, वो अपना किसान वाला आधार कार्ड दिखा के वो लोन ले सकता है आसान किस्तों पे। फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाएगी गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स के लिए। फिर जो ग्राम बैंक हैं वो ओपन करवाए गए, जो लो रेट के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए रेडी रहते थे। मतलब ये विलेजेस में बैंकों को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि कोई भी बैंक जो है वो फार्मर को नॉर्मल रेट से सस्ते रेट पे लोन देगा और आसान किस्तों में लोन देगा। MSP को अनाउंस कर दिया गया। MSP तो हम सबको ही पता है ना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी है, इसको भी अनाउंस कर दिया गया। हमारी गवर्नमेंट ने एक रिसर्च सेंटर बनाया, दैट वाज इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका मेन काम क्या था कि वो देखे कि हमारे एग्रीकल्चर को हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन आया 1991 के बाद, आपको पता होगा ना हमारा देश जो आज़ाद हुआ था दैट वाज 1947। तो इससे बाद 1991 तक जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारा काफ़ी मतलब कि नीचे वाले लेवल का था। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन को हमने काफ़ी फ्रीडम दे दी, ठीक है। इसके बाद ही हमारे जो मतलब कि एग्रीकल्चर की जो लुक है वो चेंज होनी शुरू हुई, पॉजिटिव नेगेटिव वो हम अभी देखते हैं। देखिए 1991 का जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारे फार्मर्स के लिए एक न्यू चैलेंज बन के आ गया, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ग्लोबलाइजेशन के तहत इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। नो इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है कि अगर ये इंडिया है और जो दूसरे देश हैं इंडिया में जो भी सामान वो बेचना चाहते हैं, पहले क्या होता था कि टैक्स को इंक्रीज़ किया होता था, ठीक है। जब ये इंडिया है, अगर जो दूसरे देश है अगर वो इंडिया में कोई सामान बेचना चाहते हैं तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंक्रीज़ कर देती थी, तो हमारे इंडियन लोग इनके प्रोडक्ट को कम ही परचेज करते थे। अब क्या हुआ, ये टैक्स को हटा दिया तो सस्ते रेट पे प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। हमारे इंडियन फार्मर सेम प्राइस पे वो चीज़ जो लोगों को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे। फिर जो हमारे इंडियन फार्मर का प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, जो हमारे इंडियन फार्मर हैं वो दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होना शुरू हो गई। फाइनली चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।